नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। इस चिट्ठी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात कही थी। वो बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। बात करते हैं एक और खबर की जो लगातार सुर्खियों में है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी है। अब केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। आज की सुनवाई में केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी की। ईडी के रिमांड नोट के मुताबिक 7 दिन की रिमांड के दौरान 5 दिन तक अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान उनकी पत्नी का एक फोन जब्त किया गया है, जिसके डेटा की जांच चल रही है। केजरीवाल के 4 डिजिटल डिवाइस मिले हैं, जिनके पासवर्ड वो नहीं बता रहे हैं। रिमांड नोट के मुताबिक पंजाब के कुछ आबकारी अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जो दिल्ली के शराब कारोबारियों पर घूस नहीं देने पर दबाव डालने में शामिल थे। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट आज जोरदार बहस का केंद्र था। केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी करते हुए कहा कि जिन आरोपों के आधार पर एक जेबकतरा भी न पकड़ा जाए, उनके आधार पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। 2 साल से केस चल रहा है, अब तक दोषी साबित नहीं हुए। इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया। क्या ये 4 बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था। ये आपको खत्म करने की कोशिश है। 100 करोड़ का शराब घोटाला है, तो वो पैसा कहां गया? असली शराब घोटाले ईडी की जांच के बाद शुरू हुए। शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ के चुनावी बॉन्ड दिए और ईडी की कोर्ट में क्या दलील थी वो भी देखते हैं। ईडी का कहना है कि हमारे पास सबूत हैं कि 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई। आपको रकम मिली, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। हवाला के जरिए गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुई घूस की रकम। मनी ट्रेल बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास बयान और दस्तावेज हैं। मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं होता, वो भी आम आदमी है। हमारे 2 सहयोगी लगातार इन पूरे डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए हुए हैं। शरद शर्मा इस वक्त आप पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद हैं और शुभांग इस वक्त ईडी के हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। पहले रुख करते हैं हम शरद का। शरद, ये अपने आप में बहुत आमतौर पर नहीं देखा गया है कि खुद से कोई भी जिस पर आरोप लगा हो वो कोर्ट में पैरवी कर रहा है, लेकिन खुद केजरीवाल ने अपनी बात सामने रखी। इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका 2 मकसद इससे हल हो रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल, जैसा कि कोर्ट ने भी कहा कि आप अपनी बात लिखित में दे दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल अगर अपनी बात केवल लिखित में दे देते तो इसके केवल कानूनी मतलब निकाले जाते। वो लिखित में दे देते और हम सब पढ़ते और फिर उस हिसाब से हम लोग आगे रिपोर्ट करते। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं लिखित में भी दूंगा, लेकिन कृपया मुझे बोलने दीजिए। कोर्ट ने उनको अलाउ किया और लगभग 10 मिनट तक वो बोले। तो ये जो बोले हैं अरविंद केजरीवाल, इसके कानूनी मायने तो हैं ही, क्योंकि ये सब ऑन रिकॉर्ड आया है, कोर्ट के सामने उन्होंने बोला है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं, न सिर्फ खुद अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए भी। क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, तब से आम आदमी पार्टी में एक ये कहा जाए निराशा की भावना व्याप्त थी, क्योंकि सर्वोच्च नेता अगर गिरफ्तार हो जाएं तो फिर मोराल डाउन होना जो है बहुत एक लाजमी सी बात है। लेकिन आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी है,
उससे ऐसा संकेत जा रहा है, ऐसी बात निकल के आ रही है कि पार्टी के काडर में बात गई है, कार्यकर्ताओं के बीच में बात गई है और ये संदेश गया है कि बेशक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी भले ही ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं। तो एक लड़ने का जो संकेत गया है वो एक कार्यकर्ता के तौर पर या एक संगठन के तौर पर बहुत अहम है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का बोलना जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। बेशक अरविंद केजरीवाल के पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील हैं, लेकिन आज वो अदालत नहीं आए। इसके अलावा एक और वकील हैं विक्रम चौधरी, पिछली बार उन्होंने भी अपनी दलील रखी थी, वो भी आज नहीं थे। आज केवल रमेश गुप्ता थे जो पिछली बार भी थे, इस बार भी थे। लेकिन मुख्य रूप से आज की सुनवाई के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो बोला वही सब रहा और उसी के आधार पर। और अहम बात कादम्बनी ये भी रही कि अरविंद केजरीवाल ने आज ईडी हिरासत का विरोध ही नहीं किया, जो अपने आप में ये दिखाता है कि आज एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ अरविंद केजरीवाल आए थे और लगभग उस स्ट्रैटेजी में या जो बात उन्होंने कहनी थी वो उन्होंने कह दी और यही टारगेट लेके आए थे और उसी में कामयाब हुए। इसलिए ईडी रिमांड का विरोध भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया और मोराल जो है कम से कम अपनी पार्टी का, सरकार का, वो कुछ बढ़ाने का काम जरूर हुआ है अरविंद केजरीवाल के बयान से। शुभांग के पास चलते हैं। शरद, आप बने रहे हमारे साथ। शुभांग, ईडी की हिरासत उन्हें 4 दिन की और दी गई है और मांगी थी उन्होंने 7 दिन की। ये बार बार हो रहा है कि वो मांगते हैं ज़्यादा लेकिन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मिल जरूर जाता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक निश्चितता होगी कि हाँ, कम से कम बेल जो है वो नहीं मिल रही है। ईडी के सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल कादम्बनी जी, देखिए जिस तरीके से हर बार जो रिमांड की मांग की जाती है, और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, ऐसा अन्य केसेस में भी देखा गया है कि कोर्ट उससे कुछ कम समय देता है क्योंकि कोर्ट उनकी रिमांड कॉपी पढ़ता है और जब जो अदालत है जब उन्हें लगता है कि इतने दिन काफ़ी होंगे तो उस हिसाब से उन्हें तारीख दे देते हैं कि इतने दिन की रिमांड आप फिलहाल रख सकते हैं। देखिए, जो आज रिमांड कॉपी ईडी ने पेश की थी कोर्ट में, उसके तहत उन्होंने ये कहा था कि जो अरविंद केजरीवाल है वो पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो जवाब हमें दे रहे हैं सवालों के वो स्पष्ट नहीं है, सीधे तरीके से नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ईडी ने कहा था कि जो अरविंद केजरीवाल है उनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स उनके पास से मिले थे उनकी जांच फ़िलहाल की जा रही है, लेकिन उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन्स थे और डिजिटल डिवाइसेस थे उनके पासवर्ड वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपने वकीलों से पहले बात करेंगे, उसके बाद देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखना ये होगा कि जो वो मोबाइल फ़ोन्स हैं क्या उनमें कुछ ऐसा खास निकल कर आता है, कोई ऐसे सबूत निकल कर आते हैं जो फ़िलहाल ईडी की जो कस्टडी है, ईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको आगे और बढ़ावा देता है। वहीं ईडी ने यह भी कहा कि जो पंजाब के एक्साइज पॉलिसी के अधिकारी हैं उन लोगों पर भी आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के शराब कारोबारियों को धमकाया, फुसलाया और उनसे जो पैसा था वो हड़पने की कोशिश की और जिन्होंने पैसा देने से मना किया उनका उन्होंने कारोबार खराब किया, उसे पंजाब नहीं जाने दिया। तो उन लोगों को भी अब यहाँ पर दिल्ली बुलाया जाएगा और पूछताछ उनसे की जाएगी। फिलहाल ईडी ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी से जो अरविंद केजरीवाल के आमने सामने लोगों को बिठा करके पूछताछ की जाए। तो देखिए, वो शराब जो कारोबारी हैं, जो अधिकारी हैं पंजाब से, उन्हें यहाँ पर बुला करके भी आमने सामने बात यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा जो 100 करोड़ रुपए जो साउथ की लीकर लॉबी से लिए गए थे, जो रिश्वत के नाम पर लिए गए थे, उसमें से 40 से 45 करोड़ रुपए गोवा में इलेक्शन के दौरान कैंपेन में इस्तेमाल किए गए थे। हवाला के थ्रू उन पैसों को भेजा गया था, ये ईडी ने अब तक बताया है। तो अभी फिलहाल ईडी ये जानने की कोशिश करेगी कि जो मनी ट्रेल है, जो डिवाइसेस हैं, उनकी पूरी तरीके से जांच हो पाए। कौन कौन लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके ऑफिस आते थे वो भी जानने की कोशिश की जाएगी। और शरद, बहुत संक्षिप्त में एक जवाब आपसे चाहेंगे कि आज इन्होंने कोर्ट में अपनी तरफ से बोला है केजरीवाल ने, वहां पर आप हेडक्वार्टर्स में क्या माहौल है, बिल्कुल संक्षिप्त में? देखिए, माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। पिछले जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तब से यहाँ पर एक तरह से निराशा व्याप्त थी क्योंकि सबको ये लग रहा था कि सबसे बड़ा नेता गिरफ्तार हो गया है, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। जमानतें तो साल भर नहीं मिल रही हैं। सत्येंद्र जैन को साल भर से ज़्यादा हो गया, मनीष सिसोदिया को साल भर से ज़्यादा हो गया, तो अब अरविंद केजरीवाल भी क्या अब इस केस में फंस गए हैं। लेकिन आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोले हैं उससे यहाँ मैसेज ये जरूर गया है कि हाँ, भले ही गिरफ्तार हो गए हैं लेकिन लड़ाई जारी है। तो एक सकारात्मक माहौल जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में जरूर देखने को मिला है इस सब के बाद।
बहुत शुक्रिया शरद आपका और शुभांग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या इस पूरे मामले में होता है और रोज कुछ इसमें नया निकल कर आता है। एक और जो मामला है जो कि खिंचता चला जा रहा है वो है अमेरिका की टिप्पणियों का भारत के मामलों पर। भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी से बाज नहीं आया। उन्होंने फिर से, विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बार फिर से भारतीय विदेश मंत्रालय के अमेरिका को कड़े जवाब के बाद भी उन्होंने फिर टिप्पणी दी। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अब कहा कि अमेरिका की प्रतिक्रिया अवांछित और अस्वीकार्य है। भारत में न्याय प्रणाली स्वतंत्र है, किसी भी तरह से संप्रभुता में दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है। भारत को अपने लोकतांत्रिक संस्थानों पर गर्व है, हम बाहरी दखल रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मैथ्यू मिलर ने केजरीवाल को लेकर कहा था कि अमेरिका निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुंचाने का समर्थन करता है। और उसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में कल भी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया था और सख्त आपत्ति जताई थी। लेकिन उसके बाद फिर एक बार टिप्पणी आई और अब एक बार फिर से विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। As you know that we've already, yesterday India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिका की तरफ से लगातार दूसरी बार ऐसा बयान आया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लेकर टिप्पणी की गई। और साथ ही साथ जो दूसरा बयान आया है उसमें कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है भारत की, उसके खाते से जो पैसे सीज किए गए हैं उसको लेकर भी जो टिप्पणी है वो की गई। इन दोनों ही बातों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और साफ तौर पर कहा है कि अनुचित है इस तरह की टिप्पणी करना और भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है या जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी करना जो है वो स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका को लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई भी दी गई है। भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों के ऊपर गर्व जताते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ जो कानून है वो अपने हिसाब से चलता है और इस पर टिप्पणी करना जो है वो उचित नहीं है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हवाले से म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो बात है वो भी की गई है। तो एक तरफ जहां अमेरिका की तरफ से जब पहला बयान आया था उसके बाद भारत ने जो अमेरिका का जो दूतावास है यहाँ पर उसके कार्यवाहक प्रमुख को बुलाकर उनके सामने नाराज़गी जताई गई थी, आपत्ति जताई गई थी। उसके बावजूद जो है दूसरी बार बयान आया है। तो इस बार शब्द तो तकरीबन वही हैं जो पहले बयान के तौर पे आया था, लेकिन भाषा जो है इस बार ज़्यादा तल्ख है। अब ये माना जा रहा है कि इसके बाद इस तरह की टिप्पणी जो है वो नहीं होनी चाहिए अमेरिका की तरफ से, जो कि भारत सरकार को लगता है कि अंदरूनी मामले में दखल है। हमने देखा कि जर्मनी की तरफ से भी इस तरह का बयान आया था, लेकिन उसके बाद जर्मनी ने टोन डाउन कर लिया जब भारत की तरफ से आपत्ति जताई गई और वहाँ के दूतावास के जो प्रमुख हैं उनको भी तलब करके जो एक डिमाशे है वो दिया गया। तो इसके बाद जर्मनी ने अपना टोन डाउन कर लिया, लेकिन दूसरी बार अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान आया है और भारत में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद इस तरह का बयान ना आए, नहीं तो दोनों ही देशों के बीच जो राजनयिक रिश्तों में जो कशीदगी है वो बढ़ सकती है, एक नए तनाव का जन्म हो सकता है। और इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि अब शायद अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान ना आए, लेकिन अगर बयान फिर आता है तो भारत की तरफ से भी माकूल जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके से जिस लाइन पर अभी तक जवाब दिया गया है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा, इसमें किसी को टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी लाइन पे और ज़्यादा तल्ख जो जवाब है वो दिया जाएगा अगर अमेरिका अभी नहीं माना तो। और बात राजनीति की, मशहूर अभिनेता गोविंदा ने राजनीति में वापसी कर ली है। वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए। गोविंदा मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे चुनाव लड़ने का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री शिंदे ही तय करेंगे। गोविंदा इससे पहले 2004 से 2009 तक कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में
4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं, ये सत्य है, सच का ये 14वीं लोकसभा थी। उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है प्रेरणा तो सब मुंबई से मिली है, और जो प्रेरणा मिली, जो आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे वो सितारों की और वो चांद की हो, वो जो सपना हम देखा करते थे, मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय एकनाथ जी के साथ हम लोग वो पूरा कर सकते हैं। वो सपना साकार हो सकता है। पूरी दुनिया में इज्जत मिली है, उसके साथ हम ईमानदारी से। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। अरुणाचल से खबर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग में पथराव के बाद तनाव का माहौल है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन की जांच के दौरान भीड़ ने पथराव किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। इस दौरान कई जवान घायल हुए हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। रत्नदीप चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। रत्नदीप, किस कारण से हुआ ये तनाव, पथराव क्यों हुआ है? देखिए, पुलिस के सूत्रों से जो खबर हमें लग रही है कि अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग ज़िले में, जहां पे कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव अप्रैल के 19 तारीख को होंगे, फर्स्ट फेज लोकसभा के चुनाव के साथ। और कल तक जो नॉमिनेशन के आखिरी दिन थे, और आज से स्क्रूटनी शुरू हुई है, और आज स्क्रूटनी प्रोसेस जब चल रही थी, इसके बीच वहाँ पे कुछ एक गुस्साई भीड़ में से पथराव किया गया। जो हमने विजुअल आप देख सकते हैं, कुछ कैंडिडेट्स के गाड़ियां भी निकल रही थी, ऑफिशियल्स के गाड़ी निकल रही थी, तब पथराव किया गया। और उस पथराव में जो लोंगडिंग जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनको भी चोट आई है, उनके सर में पत्थर लगा है और उनको चोट आई। और इसके बाद वहां पे मौके में जो सुरक्षा कर्मी थे, जो पुलिस थे और जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, उन्होंने पहले भीड़ को काबू करने की कोशिश की, मगर जब उनको टारगेट करके फिर से पत्थरबाजी की गई, तब जो हवा में फायरिंग करने की पड़ी ताकि भीड़ के ऊपर काबू पाया जाए। अभी जो स्थिति है उसके ऊपर काबू पाया गया है, मगर और भी रीइंफोर्समेंट भी भेजा गया है उस इलाके में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ये जो इलाका है लोंगडिंग जिला, ये म्यांमार बॉर्डर से भी सटा हुआ है, तो एक सेंसिटिव एरिया है और आगे सामने चुनाव है, इसलिए अब सुरक्षाकर्मी कोई भी वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका रत्नदीप इस पूरी जानकारी के लिए।